अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका टीचर अलमदार हुसैन और आज हम पढ़ रहे हैं डिजिटल इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स की बी बुक हमने स्टार्ट की हुई है जिसका नाम इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स है और उसका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 कन्वर्टर्स पर मुश्तमिल है। कन्वर्टर्स को रेक्टिफायर्स भी कहते हैं। सेकेंड ईयर में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने पढ़ा था रेक्टिफायर को, और वहाँ पर हमने सिर्फ उसकी 3 इकसाम पढ़ी थी, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। फिर फुल वेव की आगे 2 इकसाम थी, फुल वेव सेंटर टेप एंड फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। लेकिन यहाँ पर हमने पढ़नी तो तकरीबन वही हैं, लेकिन उनको ज़रा डिटेल के साथ पढ़ना है, उनकी बहुत सारी इकसाम होगी, उन सारों को पढ़ना है। तो देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कन्वर्टर की तारीफ की, तो कन्वर्टर एक ऐसा सर्किट होता है जो एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में तब्दील करता है। ठीक हो गया। हमें मालूम है वापडा की तरफ से जो हमारे पास सप्लाई आ रही है वो एसी होती है, अल्टरनेटिंग करंट होता है जिसकी डायरेक्शन और वैल्यू हर लम्हा वेरी करती रहती है, जबकि बाज़ जगहों पर हमें डीसी की ज़रूरत होती है। मतलब जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइसेस हैं वो सारी डीसी पर ऑपरेट होती हैं, और बहुत सारी डीसी मोटरें हैं जिनको ऑपरेट करने के लिए हमें डीसी की ज़रूरत होती है। तो हमें कुछ एक ऐसे सर्किट की ज़रूरत पड़ती है जो वापडा की तरफ से आने वाले अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में तब्दील करे और फिर हमारी ज़रूरत को पूरा करे। तो उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो सर्किट इस्तेमाल करते हैं उसका नाम कन्वर्टर है, या इसे रेक्टिफायर भी कह सकते हैं। तो ये एक ऐसा सर्किट होता है जो एसी को डीसी में तब्दील करता है। बेसिकली कन्वर्टर को 2 कैटेगरीज में तकसीम करते हैं। नंबर 1 सिंगल फेज कन्वर्टर, नंबर 2 3 फेज कन्वर्टर। ऐसा कन्वर्टर जो सिंगल फेज एसी सप्लाई को डीसी में तब्दील करता है। हमें मालूम है डीसी का कोई फेज नहीं होता, तो इसलिए डीसी के लिए हमने कोई फेज मेंशन नहीं करना। हाँ, इनपुट के तौर पर हम लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इनपुट पर सप्लाई सिंगल फेज आ रही हो तो उसे सिंगल फेज कन्वर्टर कहेंगे, अगर इनपुट पर सप्लाई 3 फेज आ रही होगी तो उसे 3 फेज कन्वर्टर कहेंगे। यानी ऐसा सर्किट जो सिंगल फेज एसी सप्लाई को डीसी में तब्दील करता है सिंगल फेज कन्वर्टर कहलाता है, और ऐसा सर्किट जो 3 फेज एसी सप्लाई को डीसी में तब्दील करता है 3 फेज कन्वर्टर कहलाता है। सिंगल फेज कन्वर्टर की फिर मजीद 2 इकसाम होती हैं। नंबर 1 सिंगल फेज हाफ वेव कन्वर्टर, नंबर 2 सिंगल फेज फुल वेव कन्वर्टर। सिंगल फेज हाफ वेव कन्वर्टर को फिर 2 इकसाम में तकसीम करते हैं। नंबर 1 सिंपल हाफ वेव कन्वर्टर, नंबर 2 कंट्रोल्ड हाफ वेव कन्वर्टर। ठीक हो गया। सिंपल हाफ वेव कन्वर्टर और कंट्रोल्ड हाफ वेव कन्वर्टर में क्या फ़र्क होता है जब पढ़ते हैं तो फिर उस वक्त बताता हूँ। सिंगल फेज फुल वेव कन्वर्टर को फिर मजीद 2 कैटेगरीज में तकसीम करते हैं। नंबर 1 सिंगल फेज फुल वेव ब्रिज कन्वर्टर, नंबर 2 सिंगल फेज फुल वेव
सेंटर टेप्ड कन्वर्टर। सिंगल फेज फुल वेव ब्रिज को फिर दो कैटेगरीज में तकसीम करते हैं। नंबर एक, सिंपल सिंगल फेज फुल वेव ब्रिज कन्वर्टर एंड कंट्रोल्ड सिंगल फेज फुल वेव ब्रिज कन्वर्टर। कंट्रोल्ड कन्वर्टर को फिर दो कैटेगरीज में तकसीम, अच्छा तो सिंगल फेज कंट्रोल्ड ब्रिज कन्वर्टर को दो इकसाम में तकसीम करते हैं। सिंगल फेज फुल वेव फुल कंट्रोल्ड ब्रिज कन्वर्टर एंड सिंगल फेज फुल वेव हाफ कंट्रोल्ड ब्रिज कन्वर्टर। अच्छा, हाफ कंट्रोल को सेमी कन्वर्टर भी कहते हैं। तो पेपर में अगर वो सिंगल फेज फुल वेव सेमी कन्वर्टर कहे तब ये चीज होगी, हाफ कंट्रोल्ड भी कह सकते हैं या सेमी कन्वर्टर भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। अब चलते हैं फुल वेव सेंटर टेप की तरफ। तो बिल्कुल सेम ब्रिज कन्वर्टर की तरह इसकी भी दो इकसाम होती हैं। नंबर एक सिंपल, नंबर दो कंट्रोल्ड। आगे सेम वैसे के वैसे नाम चलेगा। कंट्रोल्ड की फिर दो इकसाम होती हैं, फुल कंट्रोल्ड एंड हाफ कंट्रोल्ड। इसे सेमी कन्वर्टर भी कहते हैं। थ्री फेज कन्वर्टर की फिर मजीद दो इकसाम होती हैं। नंबर एक थ्री फेज हाफ वेव कन्वर्टर, नंबर दो थ्री फेज फुल वेव कन्वर्टर। अच्छा, सिंगल फेज हाफ वेव कन्वर्टर की फिर मजीद दो इकसाम होती हैं। नंबर एक सिंपल थ्री फेज हाफ वेव कन्वर्टर एंड कंट्रोल्ड थ्री फेज हाफ वेव कन्वर्टर। कंट्रोल्ड की फिर मजीद दो इकसाम होती हैं, फुल कंट्रोल्ड आगे वैसे का वैसे, हाफ कंट्रोल्ड आगे वैसे का वैसे। हाफ कंट्रोल्ड को सेमी कन्वर्टर भी कहते हैं। थ्री फेज फुल वेव की फिर मजीद दो इकसाम होती हैं, सिंपल थ्री फेज फुल वेव। जी, तो थ्री फेज फुल वेव कन्वर्टर की फिर मजीद दो इकसाम होती हैं, सिंपल थ्री फेज फुल वेव कन्वर्टर एंड कंट्रोल्ड थ्री फेज फुल वेव कन्वर्टर। कंट्रोल्ड की फिर मजीद दो इकसाम होती हैं। नंबर एक फुल कंट्रोल्ड, नंबर दो हाफ कंट्रोल्ड। ओके हो गया। तो ये हमारे पास कन्वर्टर की इकसाम हैं जो हमने पढ़नी है इस चैप्टर के अंदर। अभी
रहता है कुछ, और वो क्या है? वो है टाइप्स ऑफ लोड, लोड्स की इकसाम। तो लोड की इकसाम 6 होती हैं। नंबर 1 रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड, कैपेसिटिव लोड, RL रेजिस्टिव इंडक्टिव लोड, RC रेजिस्टिव कैपेसिटिव लोड, RLC रेजिस्टिव इंडक्टिव कैपेसिटिव लोड। मतलब अगर हम कोई भी एक किस्म पढ़ रहे हैं, फर्ज करते हैं सिंपल हाफ वेव कन्वर्टर पढ़ते हैं, तो पहले हमने पढ़ना है विद R लोड, विद L लोड, विद C लोड, विद RL लोड, विद RLC लोड एंड सो मोर। तो हर एक किस्म को हमने इन लोड्स के साथ भी अटैच करके फिर पढ़ना है। तो इस किताब का तकरीबन सबसे बड़ा चैप्टर यही है जिसको हम तफसील के साथ पढ़ेंगे। हाँ, ये अगर आप गौर करें तो इनकी टाइप्स तकरीबन सारी सेम है। तो अगर आपको पहला ही कन्वर्टर अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि हमें मालूम हो जाएगा कि कौन सी किस्म में क्या तब्दीली करते हैं, कौन सी किस्म में क्या तब्दीली करते हैं, तो बाकी सारे कन्वर्टर्स में सिर्फ आपने पहला पढ़ना है बुनियादी, बाकी सारों में आपको पता होगा कि कौन कौन सी तब्दीली करेंगे तो क्या चीज़ बन जाएगी। तो इसलिए अगर पहला कन्वर्टर आप गौर से समझ लेंगे तो बाकियों में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली। कंसेप्चुअल है, थ्योरेटिकली नहीं है, मतलब रटे वाली चीज़ नहीं है। कंसेप्ट क्लियर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप उसे खुद भी ड्रा कर सकते हैं और ख़ुद बना सकते हैं। ठीक है, तो इनको डिटेल के साथ पढ़ते हैं, देखते हैं क्या। जी स्टूडेंट्स, तो आप पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कन्वर्टर का, और उसका नाम है हाफ वेव सिंगल फेज हाफ वेव कन्वर्टर। नाम से जाहिर हो रहा है ये एक ऐसा सर्किट है जो सिंगल फेज एसी सप्लाई के आधे हाफ साइकिल को डीसी में तब्दील करता है और आधे हाफ साइकिल को ज़ाया कर देता है। चूंकि ये आधे हाफ साइकिल को यूज़ कर रहा है इसलिए इसे हाफ वेव कन्वर्टर कहते हैं। ओके हो गया। ये एक ऐसा सर्किट होता है जो एसी सप्लाई के एक हाफ साइकिल को डीसी में तब्दील करता है और दूसरे हाफ साइकिल को ज़ाया कर देता है। चूंकि ये एक हाफ वेव को यूज़ कर रहा है इसलिए इसे हाफ वेव कन्वर्टर कहते हैं। ओके हो गया। अब अगर आप गौर करें, इसके साथ मैंने लफ्ज़ कंट्रोल्ड इस्तेमाल नहीं किया, इट्स मीन्स ये सिंपल कन्वर्टर है। और सिंपल कन्वर्टर बनाने के लिए जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं उनमें सबसे पहले ये एक ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लेते हैं हम, और उसके साथ एक डायोड जोड़ दिया। अच्छा, एक बात और गौर करें आप, यहाँ पर अभी लोड की भी शर्त नहीं रखी गई, और जब लोड की शर्त ना रखे तो रेजिस्टिव लोड ही लगाना है हमने। तो ये RL मतलब रेजिस्टिव लोड का एब्रीविएशन है। तो अगर वो लोड की शर्त रखेगा एग्जाम में तो जो लोड वो कहता है, मतलब इंडक्टिव लोड कहता है या RL लोड कहता है, जो भी कहेगा आपने वही लगाना है। लेकिन अभी तक हमने इस सवाल में लोड की शर्त नहीं रखी तो हमने रेजिस्टिव लोड लगाना है। ठीक हो गया। उसके बाद आसानी की खातिर हम इनको नाम दे देते हैं टर्मिनल्स को। ये A टर्मिनल हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। इस तरह हमें लिखने में आसानी हो जाएगी। इसके साथ साथ इसकी वेव डायग्राम बना लेते हैं। इस वेव डायग्राम में सबसे पहले हम इनपुट दिखाएंगे जो कि हमारे पास AC है, और फिर हमने देखना है कि आउटपुट हमें क्या मिलती है। तो ये आउटपुट वाला है। ओके हो गया। अब देखते हैं ये कैसे काम करता है। पेपर में आप ऐसी दो डायग्रामें बना लेंगे, एक पर हम पॉजिटिव हाफ साइकिल को डिफाइन करेंगे और दूसरी डायग्राम पर हम नेगेटिव हाफ साइकिल को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल को डिफाइन करने जा रहे हैं। जैसे ही AC का पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है, ट्रांसफार्मर का A टर्मिनल पॉजिटिव, B नेगेटिव हो जाता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस के थ्रू C पॉजिटिव और D नेगेटिव हो जाता है। हमें मालूम है ये डायोड का एनोड है और एनोड पॉजिटिव टर्मिनल होता है।
पॉजिटिव को पॉजिटिव मिल गया फॉरवर्ड बायस, हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया, और फॉरवर्ड बायसिंग की सूरत में ये बतौर क्लोज स्विच काम करता है। तो हमारा डायोड बतौर क्लोज स्विच काम कर रहा है, जिसकी वजह से पॉजिटिव से करंट चला और उसे डायोड ने रास्ता दे दिया और वो लोड में से होकर मनफी पर अपना सर्किट मुकम्मल करता है। तो करंट का सर्किट मुकम्मल हो गया, लोड में से करंट चला है, और किस तरह चला है, ऊपर से नीचे की तरफ। तो हमें आउटपुट मिल गई ऊपर से नीचे की तरफ, पॉजिटिव हाफ साइकिल मिल गया हमें। अब अगली डायग्राम में देखते हैं मनफी हाफ साइकिल के दौरान क्या होता है। तो जब नेगेटिव हाफ साइकिल आया उस वक्त ए टर्मिनल नेगेटिव, बी पॉजिटिव हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू सी पॉजिटिव और डी नेगेटिव हो जाएगा। हमें मालूम है डायोड का एनोड पॉजिटिव होता है और उसको सप्लाई नेगेटिव मिल गई है, पॉजिटिव को नेगेटिव मिल गया रिवर्स बाइस, और हमें यह भी मालूम है रिवर्स बाइसिंग की सूरत में डायोड ओपन स्विच होता है, तो ये ओपन स्विच हो गया, लिहाजा करंट का रास्ता मुकम्मल नहीं होगा, तो करंट चलेगा ही नहीं। अगर ये करंट चलता तो कैसे चलता देखते हैं। पॉजिटिव से करंट चलता और लोड में से होकर नेगेटिव पर सर्किट मुकम्मल करता अगर ये डायोड क्लोज स्विच होता, लेकिन ये क्लोज स्विच नहीं है, इसका मतलब है करंट का सर्किट मुकम्मल नहीं हो रहा, तो नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान करंट चलेगा ही नहीं। अगर ये करंट चल पड़ता तो क्या होता, तो ये होता कि लोड में से करंट की सिमत तब्दील हो जाती है। एक दफा करंट ऊपर से नीचे की तरफ चला है, दूसरे लम्हा नीचे से ऊपर की तरफ चला, तो इसका मतलब है हमें लोड पर एसी मिल जाता है। ऐसा करंट जिसकी डायरेक्शन हर लम्हा तब्दील हो रही होती है एसी करंट कहलाता है, जबकि हमें लोड पर डीसी चाहिए, एक सिमत वाला करंट चाहिए, दूसरी सिमत वाला करंट को नहीं चाहिए। तो इसीलिए एक सिमत में हमने करंट को गुजरने दिया था पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान। नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान जब वो करंट दूसरी डायरेक्शन में चलने लगा तो हमने उसे रोक दिया है कि नहीं, तुम नहीं जा सकते, क्योंकि हमारी ये रिक्वायरमेंट नहीं है। इस तरह हमने अपना टारगेट तो चेज कर लिया कि एक सिमत में करंट को गुजरने दिया, दूसरे सिमत में करंट को नहीं गुजरने दिया, लेकिन इसका नुकसान ये हुआ कि हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान करंट मिला, नेगेटिव हाफ साइकिल हमें ज़ाया करना पड़ा। ये हमारी मजबूरी थी अपना टारगेट चेज करने के लिए, जिसकी वजह से आधी वेव का नुकसान हो गया। तो इसीलिए इसे कहते हैं हाफ वेव कन्वर्टर। ठीक हो गया। अब अगर वेव डायग्राम बनाएंगे तो वेव डायग्राम में मनफी हाफ साइकिल में कोई आउटपुट नहीं मिल रही, फिर दोबारा जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा दोबारा से डायोड क्लोज स्विच हो जाएगा, आउटपुट मिलना शुरू हो जाएगी। नेगेटिव हाफ साइकिल में कोई आउटपुट नहीं मिलेगी, ये सिलसिला चलता रहेगा। तो ये एक ऐसा सर्किट है जो आधी वेव को यूज कर रहा है, आधी वेव को ज़ाया कर रहा है, इसलिए हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। ठीक हो गया। अब ये था हमारा सिंपल हाफ वेव कन्वर्टर। अगर ये कहे कंट्रोल्ड के साथ इसे पढ़ना है तो फिर देखते हैं क्या होता है। तो अब इसका दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, सिंगल फेज कंट्रोल्ड हाफ वेव कन्वर्टर। तो अगर सबसे पहले इसकी तारीफ की बात करें तो ये एक ऐसा सर्किट होता है जो एसी सप्लाई के एक हाफ साइकिल को डीसी में तब्दील करने के साथ साथ उसे कंट्रोल भी कर सकता है, इसलिए इसे कंट्रोल्ड रेक्टिफायर कहते हैं। और चूंकि ये दूसरे हाफ साइकिल को ज़ाया कर देता है इसलिए इसे हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर या हाफ वेव कंट्रोल्ड कन्वर्टर कहते हैं। तो एक दफ़ा फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये एक ऐसा सर्किट होता है जो ना सिर्फ एसी सप्लाई के एक हाफ साइकिल को डीसी में तब्दील करता है बल्कि साथ साथ उसे कंट्रोल भी कर सकता है, जबकि दूसरे हाफ साइकिल को ज़ाया कर देता है, इसलिए इसे हाफ वेव कंट्रोल्ड कन्वर्टर कहते हैं। अब बनावट में क्या तब्दीली होगी, तो जब भी कंट्रोल्ड का जिक्र आएगा तो कंट्रोल्ड कन्वर्टर में जो तब्दीली होगी वो ये होगी कि हमने डायोड की जगह SCR इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ यही एक तब्दीली करने से हमारा जो सर्किट है वो कंट्रोल्ड सर्किट बन जाएगा। अब गेट की वजह से हम ना सिर्फ AC को DC में तब्दील कर सकते हैं बल्कि गेट पल्स की दौरानी के जरिए हम उस DC की मिकदार को कंट्रोल भी कर सकते हैं, तो ये हमारा सर्किट कंट्रोल्ड बन जाएगा। देखते हैं कैसे। अच्छा, ये हमारा सर्किट बन गया। आसानी की खातिर मैं इन्हें मिटा देता हूं ताकि दोबारा से अच्छे तरीके से जरा समझ आ जाए। वेव डायग्राम में क्या तब्दीली होगी, वेव डायग्राम में वही इनपुट है आउटपुट है, इनके दरमियान में एक लाइन का इजाफा कर देंगे G/P गेट पल्स का, G/P गेट पल्स। अब हम गेट पल्स के जरिए इसकी DC की मिकदार को कंट्रोल करेंगे, देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले जैसे ही हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल आया
तो ट्रांसफार्मर का A टर्मिनल पॉजिटिव, B नेगेटिव हो गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस के थ्रू C पॉजिटिव, D नेगेटिव हो गया। अब SCR के एनोड को पॉजिटिव सप्लाई मिल गई और यहां से SCR के कैथोड को नेगेटिव सप्लाई मिल गई। SCR की दो जरूरतें तो पूरी हो गई हैं, लेकिन जब तक इसे गेट पल्स नहीं मिलेगी उस वक्त तक ये ऑन नहीं होगा। तो जैसे ही हम इसे गेट पल्स देंगे उस वक्त ये SCR क्लोज स्विच हो जाएगा और इसकी तीनों ज़रूरतें पूरी हो गई, लिहाजा इसमें से करंट का बहाव शुरू हो गया और करंट पॉजिटिव से चलता हुआ नेगेटिव की तरफ अपना सर्किट मुकम्मल करेगा। करंट दोबारा ऊपर से नीचे की तरफ चला है, लेकिन अगर हमने इसकी गेट पल्स शुरू में ही दे दी तो शुरू में ही SCR ऑन हो जाएगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल पूरा मिल जाएगा। लेकिन अगर हम गेट पल्स देर से देते हैं तो SCR तो उसी वक्त ऑन होता है जब उसे गेट पल्स मिलती है, तो इस मकाम पर SCR ऑन होगा, इससे पहले ये ऑफ रहेगा। तो इतना सा हमने साइकिल इसका काट दिया। जब दूसरे हाफ साइकिल में नेगेटिव हाफ साइकिल आया तो उस वक्त ट्रांसफार्मर का A टर्मिनल नेगेटिव, B पॉजिटिव, C नेगेटिव, D पॉजिटिव। अब SCR के नोड को पॉजिटिव सप्लाई मिल गई, SCR रिवर्स बायस हो गया। रिवर्स बायसिंग की सूरत में बेशक आप इसे गेट पल्स दें या ना दें, हमें मालूम है SCR ओपन स्विच के तौर पर काम करता है, लिहाजा इसमें से करंट नहीं चलेगा। तो हम एक हाफ साइकिल को यूज कर रहे हैं, दूसरे हाफ साइकिल को यूज नहीं कर रहे, ज़ाया हो गया। तो ये हाफ वेव कन्वर्टर है और ना सिर्फ हम हाफ वेव कन्वर्टर के जरिए AC को DC में तब्दील कर रहे हैं, बल्कि इनके गेट पल्सेस के दौरानिए को कंट्रोल करके हम आउटपुट पर हासिल होने वाली DC की मिकदार को भी कंट्रोल करते हैं। अब अगर दूसरे को भी हम गेट पल्स यहाँ पर देते हैं तो ये यहीं से ऑन होगा, जिसकी वजह से हम अपनी आउटपुट पर हासिल होने वाली DC की मिकदार को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए इसे कंट्रोल्ड कन्वर्टर कहते हैं। इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ जगहों पर होता है, मसलन DC मोटर की स्पीड कंट्रोल करने में और इसी तरीके से लाइट डिमर के तौर पर, और इसी तरीके से हम तो अब इसकी अगली किस्म की तरफ चल रहे हैं, सिंगल फेज कंट्रोल्ड कन्वर्टर। सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल्ड कन्वर्टर विद RL लोड, विद L लोड, इंडक्टिव लोड। देखिए अभी तक जो हमने हाफ वेव कन्वर्टर की इकसाम पढ़ी हैं उनमें हमने लोड की शर्त नहीं रखी थी। तो जब लोड की शर्त ना रखे तो हमने रेजिस्टिव लोड ही लगाना होता है। अब हमने लोड की शर्त रख दी है और वो इंडक्टिव लोड है। तो देखते हैं इंडक्टिव लोड की सूरत में क्या होता है। सबसे पहले इसकी सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। सर्किट डायग्राम बनाने के दौरान वही चीज, सबसे पहले हम एक ट्रांसफार्मर यूज करेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है ये, और कंट्रोल्ड है तो इसके साथ SCR लगा देंगे। अब लोड हमारे पास इंडक्टिव है तो लोड के तौर पर एक इंडक्टर लगा देंगे। इसको XL से शो करते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस को। ये बन गया जी हमारा हाफ वेव कंट्रोल्ड कन्वर्टर विद इंडक्टिव लोड। वेव डायग्राम बनाते हैं इसकी, तो देखते हैं वेव डायग्राम में क्या तब्दीली होती है। देखिए अब तक हमारे पास जो लोड था वो रेजिस्टिव था और हमें मालूम है कि रेजिस्टिव लोड की सूरत में पावर फैक्टर यूनिटी होता है, मतलब करंट और वोल्टेज के दरमियान कोई फेज डिफरेंस नहीं पाया जाता है। इसीलिए वो जो इनपुट हम शो करते थे वो इनपुट करंट भी वही होती थी, इनपुट वोल्टेज भी वही होती थी। लेकिन इंडक्टिव लोड की सूरत में हमें ये मालूम है कि करंट और वोल्टेज के दरमियान एक फेज डिफरेंस पाया जाता है और वो ये होता है कि करंट 90 डिग्री वोल्टेज से पीछे रह जाता है। ठीक है, तो इस सूरत में हम देखते हैं कि क्या होगा।
अब हम इनपुट की दो वेव बनाएंगे, ठीक है। और सबसे पहले हम बनाते हैं इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज। सॉरी, क्योंकि करंट पीछे रहेगा तो पहले वोल्टेज बनाएंगे फिर करंट बनाएंगे। तो ये हमारे पास इनपुट वोल्टेज है, जी। तो ये इसका 0 है पॉइंट, 90 पर मतलब पीक पॉइंट इसका 90 होता है। तो हमें मालूम है इनके दरमियान जो फेज डिफरेंस होता है वो 90 का होता है। तो 90 लेने के लिए हम इन सारे हाफ साइकिल्स के पीक पॉइंट्स ले लेते हैं। इससे हमें अंदाज़ा होगा कि इनके 90 वाले पॉइंट्स कौन से हैं। तो करंट 90 डिग्री बाद शुरू होता है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा और ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, ये सिलसिला चलता रहेगा। तो इनके दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्री का फेज डिफरेंस पैदा हो गया है। उसके बाद हमारी जो वेव होगी वो G/P गेट पल्स वाली। जिस तरह हमने इनपुट में करंट और वोल्टेज को अलग अलग एक्सप्लेन किया है, यहाँ पर आउटपुट में भी आउटपुट करंट अलहदा बनाएंगे, आउटपुट वोल्टेज अलहदा बनाएंगे, और यहाँ पर अभी एक लाइन एक्स्ट्रा है, ये देखते हैं यहाँ पर क्या आता है। तो अब हम देखते हैं कि हमें मालूम है कि SCR को काम करने के लिए होल्डिंग करंट दरकार होता है। पिछले चैप्टर में जब हमने SCR को डिटेल के साथ पढ़ा तो हमने बात की थी कि होल्डिंग करंट इज़ द बॉर्डर बिटवीन ऑफ कंडीशन एंड ऑन कंडीशन, के SCR का जो होल्डिंग करंट है वो लिमिट है बिटवीन ऑफ कंडीशन के और ऑन कंडीशन के। अगर होल्डिंग करंट से करंट कम होगा तो SCR ऑफ होगा, बेशक उसकी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, उसके एनोड को पॉजिटिव सप्लाई मिल रही है, कैथोड को नेगेटिव सप्लाई मिल रही है, गेट पर गेट पल्स भी मिल रही है, लेकिन अभी तक उसे होल्डिंग करंट नहीं मिला तो वह SCR ऑफ रहेगा। लेकिन जैसे ही उसे होल्डिंग करंट जितना करंट मिल जाएगा तो SCR ऑन हो जाएगा, और इस अमल को SCR की फायरिंग या ट्रिगरिंग कहते हैं। तो इसका मतलब है SCR को ऑन होने के लिए होल्डिंग करंट दरकार है। तो हम रेफरेंस मिकदार इन दोनों में से करंट को ले लेते हैं। तो करंट के हिसाब से चलते हैं, और करंट का जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, इसलिए यहाँ पे जो मौजूद खाना है, और पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान दो खाने हैं हमारे पास, इनको मैं नाम दे देता हूँ A और B। अब इनको अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे, देखते हैं A खाने में क्या होता है। सबसे पहले A ब्लॉक एक्सप्लेन कर रहे हैं। A ब्लॉक में देखते हैं हमारे पास करंट पॉजिटिव का है, तो पहले हम करंट बनाते हैं पॉजिटिव का। इसके लिए ट्रांसफार्मर का A टर्मिनल पॉजिटिव, B नेगेटिव, C पॉजिटिव, D नेगेटिव। SCR के एनोड को पॉजिटिव सप्लाई मिल गई, गेट पल्स दे रहे हैं, SCR क्लोज स्विच हो गया और करंट पॉजिटिव से चला और लोड में से होकर नेगेटिव पर सर्किट मुकम्मल। तो करंट हमारा ऊपर से नीचे की तरफ चला। अब वोल्टेज को देखते हैं। तो वोल्टेज में भी इसी A खाने में हमारे पास वोल्टेज पॉजिटिव के हैं, तो वोल्टेज बना लेते हैं जो कि पॉजिटिव के हैं। इसमें भी A टर्मिनल पॉजिटिव, B नेगेटिव, C पॉजिटिव, D नेगेटिव। ये वोल्टेज के लिए, ये करंट के लिए, ये वोल्टेज के लिए, ठीक हो गया। अब वोल्टेज को मैं डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूं, तो पॉजिटिव से वोल्टेज चले और SCR में से होकर, लोड में से होकर नेगेटिव पर सर्किट मुकम्मल। तो हम देखते हैं कि करंट भी ऊपर से नीचे की तरफ चल रहा है और वोल्टेज भी ऊपर से नीचे की तरफ चल रहे हैं। तो A खाने में हमें गेट पल्स मिली, यहीं से हमारा करंट शुरू हुआ जो कि ऊपर से नीचे की तरफ है, और यहीं से हमारे वोल्टेज शुरू हुए, ये भी ऊपर से नीचे की तरफ है। अब B ब्लॉक की तरफ चलते हैं। B खाने में हमारे पास करंट अभी भी पॉजिटिव का है, तो इसका मतलब है वो करंट पॉजिटिव का, इसके लिए पॉजिटिव नेगेटिव, C पॉजिटिव, D नेगेटिव, SCR फॉरवर्ड बायस, गेट पास मिल रही है,
SCR क्लोज स्विच है, करंट का सर्कल मुकम्मल, वैसे का वैसे करंट में कोई फर्क नहीं आया। लेकिन अगर वोल्टेज में देखें तो बी ब्लॉक में वोल्टेज अब -K हो गए हैं, तो इसका मतलब है अब वोल्टेज की पोलैरिटी उलट हो गई, लिहाजा A टर्मिनल नेगेटिव और B पॉजिटिव, C नेगेटिव और D पॉजिटिव। तो हमें मालूम है कि हमारी जो रेफरेंस पॉइंट है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से वोल्टेज चले लोड में से होकर SCR ऑन स्विच है, नेगेटिव पर सर्किट मुकम्मल। तो हम देखते हैं करंट ऊपर से नीचे की तरफ, जबकि वोल्टेज नीचे से ऊपर की तरफ चल रहे हैं, वोल्टेज की पोलैरिटी उलट हो गई है। तो इस तरीके से जो आउटपुट पर हमें करंट मिलता है वो करंट वैसे ही ऊपर से नीचे की तरफ मिल रहा है ये, जबकि वोल्टेज नीचे से ऊपर की तरफ मिल रहे हैं ये। इस तरीके से हमारा करंट तो डीसी में कन्वर्ट हो गया है, लेकिन वोल्टेज अभी भी पल्सेटिंग एसी मतलब एसी के अंदर है, जिसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल भी है, नेगेटिव हाफ साइकिल भी है। तो ये चीज़ हमारे लिए बिगाड़ पैदा करती है, हमारा टारगेट सही तरीके से चेज नहीं हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। तो हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम ये नेगेटिव स्पाइक को काटें। तो इस नेगेटिव स्पाइक को काटने के लिए हम क्या करते हैं वो देखते हैं। इस मकसद के लिए हम SCR के पैरेलल में लोड के पैरेलल में एक डायोड लगा देते हैं। ये इस डायोड को कहते हैं फ्री व्हील डायोड। ये शॉर्ट क्वेश्चन में एक आ जाता है कि फ्री व्हील डायोड की तारीफ करें, तो आप इसकी तारीफ यही कर सकते हैं कि इंडक्टिव लोड की सूरत में हमें लोड पर जो वोल्टेज की नेगेटिव स्पाइक्स मिलती हैं उनको ख़त्म करने के लिए लोड के पैरेलल में एक डायोड लगाया जाता है जिसको फ्री व्हील डायोड कहते हैं। ठीक हो गया। अब ये कैसे नेगेटिव स्पाइक्स को ख़त्म करता है देखते हैं। दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं। एक खाने को, एक खाने में हमने देखा करंट पॉजिटिव के, वोल्टेज भी पॉजिटिव का, करंट पॉजिटिव का, ए टर्म में पॉजिटिव, बी नेगेटिव, सी पॉजिटिव, डी नेगेटिव, SCR फॉरवर्ड बायस, करंट पॉजिटिव से चला लोड में से होकर नेगेटिव पर सर्किट मुकम्मल। ए ब्लॉक में वोल्टेज भी पॉजिटिव के हैं, जिसके लिए ए टर्मिनल पॉजिटिव, बी नेगेटिव, सी पॉजिटिव, डी नेगेटिव, लिहाजा वोल्टेज भी पॉजिटिव से चले। अच्छा, इस बात पे जरा गौर करें, अगर ये वोल्टेज इधर जाते हैं तो ये कैथोड है, कैथोड नेगेटिव होता है, जबकि ये वोल्टेज पॉजिटिव के आ रही है, पॉजिटिव को नेगेटिव मिल गया, ओपन स्विच, तो हमारा डायोड ओपन स्विच काम कर रहा है, लिहाजा वोल्टेज लोड की तरफ ही जाएंगे और लोड पर वो पॉजिटिव वोल्टेज हमें मिल जाएंगे। ये तो करंट भी ऊपर से नीचे की तरफ, वोल्टेज भी ऊपर से नीचे की तरफ, तो करंट वही ऊपर से नीचे की तरफ और वोल्टेज भी वही ऊपर से नीचे की तरफ। जबकि बी खाने में देखते हैं क्या होता है। बी खाने में करंट पॉजिटिव का, वोल्टेज नेगेटिव के हैं, करंट पॉजिटिव का, उसके लिए ये ए टर्म में पॉजिटिव, बी नेगेटिव, सी पॉजिटिव, डी नेगेटिव, बिल्कुल सेम वही पोलैरिटी है। जबकि वोल्टेज नेगेटिव के हो गए हैं, लिहाजा ए टर्मिनल नेगेटिव, बी पॉजिटिव, सी नेगेटिव और डी पॉजिटिव हो गया। अब वोल्टेज कैसे चलेंगे, पॉजिटिव से चलनी है तो पॉजिटिव से वोल्टेज चले, और अगर ये डायोड की तरफ जाते हैं तो ये डायोड के एनोड को पॉजिटिव मिल गया है, और हमें मालूम है डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। फॉरवर्ड बायसिंग की सूरत में ये क्लोज स्विच काम करता है, और क्लोज स्विच की सूरत में वोल्टेज के लिए आसान रास्ता यही है, और वो वोल्टेज इसी में से रास्ता मुकम्मल कर लेते हैं अपना, लोड की तरफ जाते नहीं है। तो वो जो नेगेटिव स्पाइक हमें मिल रही थी लोड पर वोल्टेज की, अब वो लोड पर नहीं मिल रही, बल्कि वो उससे पहले मौजूद फ्री व्हील डायोड में से ही गुजर रही है, और लोड पर नेगेटिव स्पाइक नहीं मिलेगी। तो आफ्टर यूजिंग फ्री व्हील डायोड वी विल नॉट गेट नेगेटिव स्पाइक, जो कि नेगेटिव स्पाइक हमें मिल रही थी वो हमें नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे आउटपुट वोल्टेज आफ्टर यूजिंग फ्री व्हील डायोड। फ्री व्हील डायोड इस्तेमाल करने के बाद जो हमें वोल्टेज मिल रही हैं उसमें पॉजिटिव स्पाइक है, नेगेटिव स्पाइक नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से नेगेटिव हाफ साइकिल में तो SCR रिवर्स बाइस रहेगा, ओपन स्विच होगा, हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगी। दोबारा से पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, दोबारा से गेट पल्स मिल जाएगी, और करंट दोनों हाफ साइकिल में ऊपर से नीचे की तरफ चलेगा, जैसा कि अभी हमने एक्सप्लेन किया ए बी खाने में। जबकि वोल्टेज ए खाने में ऊपर से नीचे की तरफ, बी खाने में नीचे से ऊपर की तरफ। तो वो जो नेगेटिव स्पाइक्स मिलती हैं उन्हें खत्म करने के लिए हमने फ्री व्हील डायोड लगाया, और फ्री व्हील डायोड के बाद हमें सिर्फ पॉजिटिव स्पाइक मिलती है, नेगेटिव स्पाइक नहीं मिलती। तो ये जो हमारा टॉपिक था ये था हाफ वेव कन्वर्टर विद इंडक्टिव लोड।
तो इंडक्टिव लोड की सूरत में ये थोड़े से मसाइल हैं, उसका सामना करना पड़ता है हमें। और वो मसाइल क्या हैं कि करंट और वोल्टेज के दरमियान 90 डिग्री का फेज़ डिफरेंस पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से आउटपुट पर हमें वोल्टेज की नेगेटिव स्पाइक्स हासिल होना शुरू हो जाती हैं और वो नेगेटिव स्पाइक्स मसाइल पैदा करती हैं, जिनको ख़त्म करने के लिए हम लोड के पैरेलल में एक फ्री व्हील डायोड लगाते हैं, जिसकी वजह से हमें आउटपुट पर करंट भी डीसी का मिलता है और वोल्टेज भी डीसी के मिलते हैं। ये था इंडक्टिव लोड के साथ। लेकिन हम जानते हैं कि ये खालिस इंडक्टिव सर्किट सिर्फ ख्यालों में होता है, इसे कहते हैं आइडियल सर्किट, क्योंकि जब भी हम कोई एक कॉइल बनाते हैं तो उसके लिए हमें एक तार को लपेटना पड़ता है, वाइंड करना पड़ता है। अब जिस तार को हम लपेट रहे हैं उस तार की एक ख़ास मज़ामत है और उस मज़ामत का इन्हिसार उस तार की लंबाई पर है और उसकी एरिया पर है। हम लॉज ऑफ रेजिस्टेंस में पढ़ चुके हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ के एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया के। तो जितनी तार की लंबाई ज़्यादा होती जाएगी उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती जाएगी, जितनी तार बारीक होती जाएगी उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती जाएगी। तो आखिरकार एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस ऐड हो जाती है इंडक्टेंस के अंदर। तो खालिस इंडक्टिव सर्किट बनाना मुमकिन नहीं होता प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, क्योंकि उस तार की रेजिस्टेंस की वजह से वो उसकी सीरीज रेजिस्टेंस के तौर पर काम करती है। तो उस सर्किट को कहते हैं आरएल सर्किट, रेजिस्टिव इंडक्टिव सर्किट। तो प्रैक्टिकल लाइफ में जो हमारे पास सर्किट होता है वो रेजिस्टिव इंडक्टिव सर्किट होता है। अब अगर आपको पेपर में वो कहता है हाफ सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल्ड कन्वर्टर विद आरएल लोड, आरएल लोड की सूरत में अब आपने लोड के ऊपर एक रेजिस्टेंस बनानी है और उसके साथ एक इंडक्टर लगाना है। ठीक हो गया? तो ये रेजिस्टिव इंडक्टिव सर्किट बन जाएगा और इसकी सूरत में भी वही मसाइल पैदा होते हैं जो हमें मालूम है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि अभी हमने जो इनके दरमियान फेज़ डिफरेंस डाला है वो 90 डिग्री का होता है आइडियल इंडक्टिव सर्किट में, लेकिन जो प्रैक्टिकली आरएल सर्किट होता है उसमें पावर फैक्टर डिपेंड करता है एक्सएल की वैल्यू पर और आर की वैल्यू पर। वो हम जानते हैं कि किस तरह ड्राइव करना है, आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर अंडर रूट ये फार्मूला लगाकर। तो ये इनकी वैल्यूज़ की वजह से वेरी करेगा, लिहाजा हमारा जो ये पॉइंट्स हैं मतलब पॉजिटिव स्पाइक्स और नेगेटिव स्पाइक्स के अंदर ये फ़र्क पैदा हो जाएगा। मतलब पॉजिटिव स्पाइक्स बड़ी बनेंगी, नेगेटिव स्पाइक्स छोटी होंगी, जिनको काटने के लिए दोबारा से फ्री व्हील डायोड लगाएंगे। बाकी सारा काम वही का वही है, कोई फ़र्क नहीं है। तो वो आप उम्मीद है खुद एक्सप्लेन कर देंगे।